नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 जो कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए JCRT द्वारा जारी की गई है। और यह मॉडल पेपर आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी मॉडल प्रश्न पत्र आधारित आपको एग्जाम में भी पेपर देखने को मिलेगा। जैसा कि इस बार सभी प्रश्न MCQ होंगे यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक, यानी कि 40 प्रश्न और कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। और इस मॉडल पेपर से आपको अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। और इससे पहले जो है साइंस का सेट 1 और सेट 2 पहले से ही अपलोड हो चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? याद रखिएगा, 1815 में वाटरलू युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। वाटरलू ऑप्शन नंबर ग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो है पेरिस नगर से 14 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, जबकि 1815 1815 में वाटरलू युद्ध में फ्रांस की हार हो गई। दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? पादरी वर्ग। याद रखिएगा, पादरी वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? 1791 में। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आतंक का राज, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है, आतंक का राज। नेक्स्ट देखिए, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, जार निकोलस द्वितीय। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रूसी संसद का क्या नाम था? रूसी संसद का नाम था ड्यूमा। रूसी संसद का नाम था ड्यूमा, याद रखिएगा। वोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? वोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था, लेनिन। वोल्शेविक का विद्रोह 24 अक्टूबर 1917 में शुरू हुआ था। वोल्शेविक का विद्रोह 24 अक्टूबर 1917 में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दीजिए। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो चारों जो है रूसी क्रांतिकारियों के उद्देश्य थे, तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, खूनी रविवार के नाम से किस नाम को जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी रविवार 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905 को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। ये था आपका हिस्ट्री से 1 से लेकर 10 तक जो है प्रश्न आपका हिस्ट्री से था। अब जो है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक रहेगा आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल से। एग्जाम में भी आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक आपका जियोग्राफी रहेगा। देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा, 2.4%। 2.4%। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा।
भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा गुजरती है, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश से होकर, छत्तीसगढ़ से होकर, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से होकर, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां पर दिया हुआ है गुजरात, गुजरात भी होगा आपका, ठीक है, गुजरात से भी गुजरती है, गुजरात से होकर, और मध्य प्रदेश से, झारखंड से। लेकिन जो ओडिशा दिया हुआ है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ में, ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपको बता दो नेपाल में, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी आपको यहां पर मैं बता देता हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 8,848 मीटर, याद रखिएगा, 8,848 मीटर, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। अगर यहां पर आपको पूछा जाता कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, तो आपको आंसर देना था द्वीप, द्वीप देना था, लेकिन यहां पर बोला है कि 3 ओर समुद्र से घिरा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीप। नेक्स्ट है बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? खादर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ग खादर। नेक्स्ट है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा कोंकण, कोंकण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क यहां पर करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? तो याद रखिएगा अमेजन, अमेजन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, नर्मदा। सिंधु नदी जो है वो भी अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 21 से आपका रहेगा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से, प्रश्न संख्या 21 रहेगा आपका। यहां पर होगा पालमपुर, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो याद रखिएगा 75%, 75% जो है ये आपका करेक्ट होगा। खरीफ फसल की अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क जून से अक्टूबर। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति देखिए यहाँ पर यह दिया हुआ है खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध से और मत्स्य पालन से, तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका खाद्यान्न के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। निम्न में कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है आपका नगद पैसा तथा कच्चा माल, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। नगद पैसा तथा कच्चा माल जो है कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि क्रिया है? गैर कृषि क्रिया देखिए, खेती की जुताई करना कृषि कार्य है, सिंचाई करना कृषि कार्य, फसल की देखभाल करना कृषि है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर घ में खाद एवं बीज की बिक्री जो है यह गैर कृषि क्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथन 1 में दिया हुआ है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, बिल्कुल सही। कथन नंबर 2, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है?
किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? आपको याद रखिएगा, आपको याद रखना है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? देखिए बेरोजगारी का जो सही परिभाषा है ना, यहाँ पर देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, ये बेरोजगारी का जो है सही परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? सेतु पाठ्यक्रम, स्कूली लौटो शिविर, स्कूल लौटो शिविर, क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए जो है सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर दोनों चलाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, क एवं ख दोनों। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी जब वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। जब वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रश्न संख्या 31 से आपका सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक रहेगा आपका सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र से। पहला है आपका, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन या कुछ विशेष लोगों का शासन। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका लोगों का शासन, ऑप्शन नंबर ग सही होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला लोकतंत्र की विशेषता है। एक ही राजनीतिक दल का शासन, यह जो है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट मोल, ये जो है विशेषता है। और कानून का राज एवं अधिकारों का आधार, यह भी जो है लोकतंत्र की विशेषता है। ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ग और ऑप्शन नंबर घ तीनों जो है लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ख जो है विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये सही है। लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ये भी सही है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है, एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, गलत है। वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है यहाँ पर बोला गया है, तो ये गलत होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छे नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का सही तरीका का उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, तो यह जो है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल गलत बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? 1992, 1994, 1996, 1999। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1999। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? दक्षिण अफ्रीका जो है 1994 में स्वतंत्र हुआ था, 1994 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, इनमें से करेक्ट हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर दिया हुआ है श्रीलंका, यहाँ पर दिया हुआ है श्रीलंका, जिम्बाब्वे, चीन, दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 हो जाएगा, 299, 299। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायकों के अधिकार, देश का नाम।
इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका शासन प्रमुख का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम है, लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तो दोस्तों ये था क्लास 9 सोशल साइंस का मॉडल पेपर सेट 1, और इसके बाद जो है सेट 2 आएगा, इसलिए आप लोग चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।